अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ द पावर ऑफ द मसल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेंज। ठीक है, अब ये टॉपिक भी जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज उसकी कंटिन्यूशन है। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे, बच्चों को ये टॉपिक की पहले हेडिंग ही नहीं समझ आती ना, तो फिर उसमें जो लिखा है वो भी समझ नहीं आती। तो इस टॉपिक की जो हेडिंग का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट रेंजेस होती हैं, आउटर रेंज, मिडल रेंज, फुल रेंज, इनर रेंज। ये सारी रेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। रेंज ऑफ मसल वर्क जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक ऊपर मैंने कार्ड में आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सारी रेंजेस के बारे में बताया हुआ है। डिफरेंट रेंजेस होती हैं, उन डिफरेंट रेंजेस में हमारे पास मसल काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उन रेंजेस में जो मसल काम कर रहे हैं, जैसे कि एक मसल है वो आउटर रेंज में भी काम कर रहा है, इनर रेंज में भी कर रहा है, मिडल रेंज में भी कर रहा है, फुल रेंज में भी कर रहा है। ठीक है, उस एक मसल में जो पावर है वो डिफरेंट जो रेंजेस हैं उनमें डिफरेंट होगी, वो वेरी करी होगी। जैसे एग्जांपल है कि जैसे एक मसल है, जैसे बाइसेप मसल है, वो आउटर रेंज में भी काम कर रहा है, इनर रेंज में भी कर रहा है, डिफरेंट रेंजेस में वो मसल काम कर रहा है। ठीक है, अब वो डिफरेंट रेंजेस में आउटर रेंज में उसकी कुछ और पावर होगी, ज़्यादा होगी, इनर रेंज में कम होगी, मिडिल रेंज में ज़्यादा होगी। इस तरह हर वो मसल रेंज जो होती है, मसल पावर होती है, वो वेरी कर रही होती है डिफरेंट रेंज में। तो हम इस टॉपिक में आज वो देखेंगे वो किस तरह वेरी कर रही होती है मसल जो पावर के अंदर, मसल के अंदर जो पावर होती है किस तरह वो डिफरेंट रेंजेस में वेरी कर रही होती है। इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मसल विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट आर नॉट इक्वली पावरफुल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ही मैंने बताया कि मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक जॉइंट मूवमेंट होती है। ठीक है, अब मसल्स जो होते हैं वो एक किसी रेंज में एक जॉइंट मूवमेंट कर रहे होंगे ना, मतलब एक जॉइंट मूवमेंट हो रही है, या तो वो आउटर रेंज में हो रही है, या तो इनर रेंज में हो रही है, या मिडल रेंज में हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्या होती है, उन रेंजेस में जो मसल्स हैं, मसल जो काम कर रहे हैं, उनमें जो पावर है वो इक्वल नहीं होगी। हर रेंज में जो मसल की पावर है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इस पैराग्राफ का ये मतलब है। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें, फिजियोलॉजी का मतलब है कि अगर हम नॉर्मल फंक्शन देखें बॉडी में, तो क्या होता है कि जब हम अपने जो मसल को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन में लेके जाते हैं। एक्सटेंशन जब हम आउटर रेंज में करवा रहे होते हैं। अब आउटर रेंज क्या है, यह भी आपको रेंज और मसल वर्क जब आप वीडियो देखेंगे उसमें पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देती हूँ। आउटर रेंज का मतलब है कि जब आपका मसल जो है वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से फुल स्ट्रेच पोजिशन में आ रहा हो। ठीक है, इस तरह ये देखो, पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे हमारा मसल और ये फुल स्ट्रेच कंडीशन में आ रहा है कि एक्सटेंशन में जा रहा है, तो ये हमारे पास आउटर रेंज में काम हो रहा है मसल का। ठीक है, अब इस रेंज में क्या होता है, इस एक्सटेंशन में क्या होता है कि मसल में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, फुल स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जैसे जैसे हम मसल को शॉर्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे फ्लेक्स होता जाएगा, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी मसल में। ठीक है, हम ये फिजियोलॉजिकली बात कर रहे हैं। अब अगर हम मैकेनिकली बात करें, तो मैकेनिकली हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है एंगल ऑफ पुल। इस एंगल ऑफ पुल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में शो होगा, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया था कि एंगल ऑफ पुल होता क्या है, कि ये एक एंगल है लाइन ऑफ मसल की, लाइन ऑफ पुल ऑफ द मसल के बीच में, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बोन जो है इन विच द मसल इज एक्टिंग, जिसमें जिधर मसल एक्ट कर रहा है वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बन रहा है बोन के साथ उसका, और लाइन ऑफ मसल पुल ऑफ मसल का जो एंगल बन रहा है वो, उसको हम एंगल ऑफ पुल कहते हैं। ठीक है, अब एंगल ऑफ पुल जो होता है वो मोस्ट एफिशिएंट, जो मसल है वो मोस्ट एफिशिएंट तब होगा, मतलब कि मसल तब ज़्यादा अच्छा काम करेगा जब एंगल ऑफ पुल 90 पे होगा। ठीक है, एंगल ऑफ पुल जब 90 पे होगा तो क्या होगा, मसल जो होगा वो मोस्ट एफिशिएंट होगा, मतलब बहुत अच्छा बेहतर तरीके से काम करेगा। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में हमारे पास है फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो स्ट्रेंगल्स इन द आउटर रेंज। अब जब हम एल्बो को फ्लेक्स कर रहे होते हैं आउटर रेंज का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से फुल स्ट्रेच कंडीशन में आ रहे हो। ठीक है, अगर आप फुल स्ट्रेच कंडीशन में पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे आ रहे हो तो वो भी ठीक है। आउटर रेंज ई सेंट्रिक कोसेंट्रिकली दोनों तरीके से काम हो सकता है आउटर रेंज में। ठीक है, अगर अब आप फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो में कंफ्यूज हो रहे हो कि एल्बो जो है, एल्बो के जो फ्लेक्सर्स हैं वो फ्लेक्स करवाते हैं, तो वो कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुए आउटर रेंज में, और उसमें आउटर रेंज हो भी रही है कि नहीं। अब जैसे अगर आप इसमें देख लो, ये जब हमारे पास मसल जो होंगे वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से फुल स्ट्रेच पोजीशन में आएंगे तब भी वो आउटर रेंज में होंगे, और जब हमारे पास इस तरह जो मसल्स होंगे वो ज़्यादा क्या काम करेंगे, ई सेंट्रिकली काम करेंगे, क्योंकि मसल लेंथन हो रहे हैं। और अगर हम मसल को फुल
स्ट्रेच कंडीशन से पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे लेकर आएंगे तो इस तरह मसल कॉन्सेंट्रिकली काम करेंगे, तो मसल्स जो होंगे तब भी वो आउटर रेंज में होंगे, ठीक है। अब फ्लेक्सर्स और एल्बो जो होते हैं वो फुल जो फुल स्ट्रेच पोजीशन से हमारा पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जाते हैं। फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो का ये काम है, इसका मतलब वो आउटर रेंज में ही काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर्स होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो कि हमारे पास मसल जो हैं, अब ये हमारे पास अभी एक्सटेंडेड पोजीशन में, जब हम इसको उस तरह लेके जाएंगे, फ्लेक्स करेंगे, तो ये हमारे आउटर रेंज में काम कर रहा होगा कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है। तो ये ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैकेनिकली अगर हम देखें तो जो फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो हैं वो मिड रेंज में ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। क्यों? जैसे कि आप इसमें देख लो कि ये मिड रेंज है, इसमें हमारे पास ये मसल जो है वो मिड रेंज में पड़ा हुआ है। मिड रेंज का मतलब है कि जब हमारे पास एंगल ऑफ पुल जो होता है वो 90 बना रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होता है कि तब वो उसमें मसल की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। तो अब एंगल ऑफ पुल जो होता है वो 90 तब बना रहा है जब हमारे पास मिडल रेंज में मसल काम कर रहा हो, तो ये मिडल रेंज में और एंगल ऑफ पुल भी 90 है। तो इस तरह मैकेनिकली देखें तो हमारे पास जो मसल ऑफ पुल है वो जो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो मिड रेंज में होगी, ठीक है। अब अगर हम when both of these factors are taken into account and allowance is made for overcoming the initial inertia at the beginning of the movement, can be roughly estimated the muscle will be most efficient in the outer part of the middle range, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि जब अगर हम मैकेनिकली भी देख लें और फिजियोलॉजिकली भी देख लें, दोनों फैक्टर्स को अगर हम लें तो क्या होगा कि हमें क्या होता है कि इनिशियल इनर्शिया का मतलब ये होता है कि जब भी कोई हम बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ी है तो वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करेगी। और जब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट पे नहीं आएगी। तो इनर्शिया का ये मतलब है। अब इनिशियल इनर्शिया एट द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट क्या होता है कि अगर लिम्ब जो है हमारा जिस पे हमने मूवमेंट करानी है वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। बिगनिंग में तो वो रेस्ट पे ही है, वो रेस्ट पे रहेगा, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तो वो मूव नहीं करवाएगा। तो उस इनिशियल इनर्शिया को एट द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट उस ओवरकम करने के लिए तो उसमें हमें एक अलाउंस बनाना पड़ता है, मतलब कि उस इनिशियल इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। अब एट द बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट भी कुछ फोर्स चाहिए, एट द एंड ऑफ द मूवमेंट भी कुछ फोर्स चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि इसीलिए एस्टिमेट बताया गया है कि जो मसल्स जो होते हैं वो मिडल रेंज में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे होते हैं बानिस्बत आउटर रेंज में, ठीक है। इसलिए मिडल रेंज में इसलिए काम कर रहे होते हैं कि मिडल रेंज में जो हमारे पास लिम्ब होता है वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से पार्शियल स्ट्रेच कंडीशन में होता है, मतलब वो पार्शली इन दोनों के बीच में होता है, ना तो वो फुल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है ना तो वो फुल स्ट्रेच कंडीशन में होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो ना तो फुल स्ट्रेच पोजीशन में जो पहली फोर्स लग रही है इनिशियल इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, तो वो जो आधा पार्ट है उसमें लग रहा है फोर्स, और एट द एंड ऑफ द मूवमेंट इनिशिया को ओवरकम करने के लिए आधी फोर्स उधर लग रही है। इसीलिए जो हमारे लिम्ब है वो जो हमने जिसमें हमने मूवमेंट करानी है इसीलिए वो मिड रेंज में हो रही है, मतलब कि वो बीच में हो रही है, ना तो वो उधर फुल पोजिशन कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है ना तो वो फुल स्ट्रेच में जा रही है, क्योंकि उसने इनिशिया को ओवरकम करना है। तो इसीलिए रीज़न यही दी हुई है उस इनिशिया को ओवरकम करने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि मसल्स जो होते हैं वो मिड रेंज में ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं और उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो ये रीज़न है, ठीक है। कोई अगर आपको पूछे तो आपने ये रीज़न देनी है कि इनिशियल इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए कुछ फोर्स चाहिए होती है, इसलिए जो मसल्स होते हैं वो मोस्ट एफिशिएंट होते हैं मिडल रेंज में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ आगे पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि ईच ग्रुप ऑफ द मसल फाउंड टू बी मोस्ट पावरफुल इन द पार्ट ऑफ द रेंज इन विच इट हैबिचुअली यूज। तो हमने ये पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट ले लिया, तो हमें लास्ट में ये पता चला कि जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, फ्लेक्सर्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं, एबडक्टर्स एडेक्टर्स, जितने भी ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो हम जिस रेंज में उसको हैबिचुअली यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम एवरीडे लाइफ में उसको जो मसल हम जिस रेंज में यूज़ कर रहे होते हैं उस रेंज में वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कि शोल्डर फ्लेक्सर्स इन आउटर रेंज, जैसे कि हमारे पास आउटर रेंज में हम शोल्डर को फ्लेक्स कर रहे होते हैं, एवरीडे हम अपने शोल्डर को इस तरह फ्लेक्स करके रखते हैं, ठीक है, या फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। फ्लेक्स आउटर रेंज में हो रहा है कि मतलब कि ये पहले फुल स्ट्रेच कंडीशन में था या पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन में था तो फुल स्ट्रेच में आ रहा है, तो ये हमारा आउटर रेंज में हो रहा है। तो हम इस कंडीशन में हम एवरीडे अपना ये मसल्स जो है यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह अपना हाथ रख सकते हैं एवरीडे। तो हमारे पास क्या होता है कि शोल्डर फ्लेक्सर्स जो होते हैं वो आउटर रेंज में
ज़्यादा जो होते हैं उसमें पावरफुल होते हैं, लेकिन हिप एक्सटेंसर जो होते हैं वो इनर रेंज में ज़्यादा उसमें पावरफुल होते हैं, क्योंकि उस हम इस जो हिप एक्सटेंसर्स हैं वो हम हैबिचुअली यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक वॉकिंग में हम यूज़ कर रहे होते हैं हिप एक्सटेंसर मसल को, तो हम एवरीडे उनको यूज़ कर रहे होते हैं उस रेंज में, तो इसीलिए इनर रेंज में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जो हिप एक्सटेंसर्स हैं उनमें ज़्यादा पावरफुल वो होंगे। अब दूसरा पॉइंट है कि इन गिविंग मैनुअल रेजिस्टेंस दीज वेरिएशन इन पावर कैन बी फेल्ड एंड द रेजिस्टेंस एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब है कि हम जब मैनुअल रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं तो हम जो इन गिविंग मैनुअल रेजिस्टेंस दीज वेरिएशन इन पावर कैन बी फेल्ड, कि हम जब मैनुअल रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं तो हम जो मसल की जो पावर है हम उसको महसूस कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके मुताबिक हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, कि हमें पता चल जाएगा कि जब हम मैनुअल रेजिस्टेंस दे रहे होंगे तो हम मसल जब पावर हम फेल्ट कर लेंगे, पेशेंट की चेक करेंगे कि इसमें कितनी पावर है, उसके मुताबिक हम उसको रेजिस्टेंस दे सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कम देनी है रेजिस्टेंस या ज़्यादा देनी है। अब अदर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस आर नॉट सो एक्यूरेट फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब है कि अगर हम किसी और तरीके से रेजिस्टेंस वाटर से भी मिल सकती है, पेशेंट भी दे रहा होता है, कोई और तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस दें पेशेंट को तो वो इस पॉइंट को वो फॉलो नहीं करते, मतलब कि उसमें हम पावर को कैसे फेल्ट करेंगे अगर हम किसी और तरीके से रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम मैनुअल रेजिस्टेंस दे रहे हैं या खुद से दे रहा है फिजियोथेरेपिस्ट तो वो पावर को फेल्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये आज का टॉपिक था, इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।